Hello everyone, this is Isha Parveen and you are watching my channel Smart Biology. आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा होगा और मेरी जो क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप एंजॉय कर रहे होंगे। आपके कमेंट्स के ज़रिए मुझे भी पता चल रहा है कि आप एंजॉय कर रहे हैं मेरी क्लासेस को। इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आपको बॉटनी और बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, उन्हें पूरी तरह से क्लियर करा सकूं। अगर आपको किसी भी तरह का फीडबैक देना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। टॉपिक है वो है प्लास्टिड्स। कल हम प्लास्टिड्स लास्ट क्लास में हम प्लास्टिड्स के बारे में, लवकों के बारे में बात कर रहे थे। प्लास्टिड्स या लवक ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके अंदर एक तो प्रेजेंट होते हैं पिगमेंट्स या वर्णक। पिगमेंट्स या वर्णक प्रेजेंट है, इसीलिए ये कलर दे पाते हैं प्लांट को, प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को। प्लस इनका फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करना, भोजन को संग्रहित करना। ये दोनों काम किसके होते हैं, प्लास्टिड्स के या लवकों के होते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो प्लास्टिड्स हैं, ये प्लास्टिड्स मेनली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट या इन्हें कहते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक मीन्स ऐसे प्लास्टिड्स या ऐसे लवक जिनके अंदर कलर, वर्ण या कलर, क्रोमो प्रेजेंट होता है, उन्हें कहा जाता है वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट। दैट मीन्स इनका मेन फंक्शन क्या होगा, टू प्रोवाइड कलर टू डिफरेंट प्लांट ऑर्गन्स। पौधे के विभिन्न अंगों को रंग प्रदान करना, ये काम किसका है, क्रोमोप्लास्ट का। सेकेंड जो टाइप है प्लास्टिड्स का, दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है कि जो ल्यूकोप्लास्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट्स वर्ड भी आपने सुना हुआ है, दैट मीन्स ये कलरलेस होंगे। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या हुआ, अवर्णी लवक। मीन्स ऐसे प्लास्टिड्स, ऐसे लवक जिनके अंदर रंग नहीं पाया जाता है, कलर नहीं होगा। कलर क्यों नहीं होगा, कलर नहीं होगा, दैट मीन्स ये प्लांट के डिफरेंट ऑर्गन्स को कलर प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो इनका फंक्शन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। तो इनका फंक्शन क्या होता है, फूड स्टोर करना। जैसे कि हमने कहा कि दो फंक्शंस हैं, तो क्रोमोप्लास्ट तो कलर भी देगा और फूड भी स्टोर करेगा। ये दोनों काम क्रोमोप्लास्ट के होंगे। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन ओनली क्या होता है, फूड को स्टोर करना, यानी कि भोजन को संग्रहित करना। ये किसी भी तरह का कलर प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो मेन टॉपिक है वो किससे रिलेट करेगा, क्रोमोप्लास्ट से। और क्रोमोप्लास्ट में भी हमें पढ़ना है किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। क्लोरो का मतलब यहाँ पर हुआ है ग्रीन, मीन्स हरा रंग। दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर क्या होगा, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, हरा रंग प्रेजेंट होगा, हरा वर्णक होगा। और इस ग्रीन पिगमेंट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो ये हुआ क्लोरोप्लास्ट। तो अब हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। देखिए क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मीन्स जिसके अंदर ग्रीन कलर प्रेजेंट हो। क्लोरोप्लास्ट जो है प्लांट सेल के अंदर, अच्छा कौन सी किस तरह की सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मिल सकता है, ओनली यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। और हम जानते हैं जो प्लांट सेल है वो भी क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो यूकैरियोटिक या प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। सबसे बड़ा ऑर्गेनेल प्लांट सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, केंद्रक। जब मैच्योर सेल होगी तो उसके अंदर न्यूक्लियस सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, क्योंकि वही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, उसके ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्गेनेल है वो कौन होगा, सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल कौन होता है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। तो सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल होगा। मैंने यहाँ पर यूकैरियोटिक प्लांट सेल के बारे में इसलिए बात की है क्योंकि और भी ऐसी
सेल्स होती हैं जो कि प्रोकैरियोटिक हैं, लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस का काम करती हैं। तो इसलिए जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उन्हीं के अंदर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट होगा, उनमें फोटोसिंथेसिस होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स फोटोसिंथेसिस तो करेंगी, लेकिन उनके अंदर किसी भी तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल होता है। हम यहाँ पर इसकी एक छोटा सा डायग्राम से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक डिस्क शेप्ड या फिर बिंबाकार, चक्रिकाकार क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक है। क्लोरोप्लास्ट कई तरह के शेप के हो सकते हैं, स्पाइरल शेप्ड हो सकते हैं, या फिर ओवल शेप हो सकते हैं, अंडाकार हो सकते हैं, या फिर डिस्क शेप्ड हो सकते हैं, कप शेप्ड, प्याली नुमा हो सकते हैं। लेकिन जो हम यहाँ पर एक कॉमन जो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट डिस्क शेप्ड है, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगी। तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, दैट मीन्स इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। फर्स्ट इज आउटर मेम्ब्रेन या बाह्य झिल्ली, और सेकंड होती है इनर मेम्ब्रेन या अंतः झिल्ली। बाह्य झिल्ली और अंतः झिल्ली दोनों ही बनी होती है किसकी? लाइपोप्रोटीन की। लाइपोप्रोटीन वर्ड आपने सुना होगा। लाइपोप्रोटीन का मतलब क्या हुआ? ऐसा केमिकल जिसके अंदर लिपिड्स भी प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लाइपोप्रोटीन। तो आउटर और इनर मेम्ब्रेन दोनों ही किसकी बनी होती है? लाइपोप्रोटीन की। नेक्स्ट बात करते हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में अप्रोक्सीमेटली 80 to 100 एंगस्ट्रम का एक स्पेस होता है। मींस ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई है कि इतना चौड़ा स्पेस प्रेजेंट रहेगा। इस स्पेस को हम कहते हैं पेरी मेम्ब्रेनल और पेरी प्लास्टिडियल स्पेस। पेरी मेम्ब्रेनल या पेरी प्लास्टिडियल स्पेस इसको कहा जाता है। हिंदी में हम इसको कहेंगे परिकला या फिर परिलवकीय अवकाश। परिकला अवकाश इसलिए कहा क्योंकि ये 2 मेम्ब्रेन्स के बीच में है, और पेरीप्लास्टिडियल इसलिए कहा क्योंकि ये किसके अंदर प्रेजेंट है? प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है। तो इस तरह से 2 मेम्ब्रेन्स होंगी। जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक हेटेरोजीनस विषमांगी द्रव भरा हुआ होता है। 2 तरह के द्रव होते हैं, होमोजीनस, हेटेरोजीनस। तो यहाँ पर ये जो लिक्विड होगा ये कैसा होगा? हेटेरोजीनस। तो याद रखना है आपको, ये भी हेटेरोजीनस या विषमांगी द्रव भरा होता है। जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर कई तरह के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें, स्ट्रोमा जो है एक हेटेरोजीनस फ्लूइड है, तो इसके अंदर स्टोर्ड फूड होता है। स्टोर्ड फूड मींस इसके अंदर भोजन जो है वो संग्रहित रहेगा, संग्रहित या संचित भोजन पाया जाता है। स्ट्रोमा जब क्लोरोप्लास्ट फूड फॉर्मेशन करता है, मींस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है, तो जो फूड है वो फूड कहाँ पर स्टोर होगा? स्ट्रोमा के अंदर भी स्टोर होता है। तो स्टोर्ड फूड मटेरियल्स पाए जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रोमा के अंदर की तरफ कुछ इस तरह के आप देखेंगे कोइन लाइक स्ट्रक्चर्स या डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक के ऊपर एक प्रेजेंट रहेंगी कुछ इस तरह से। ये जो स्ट्रक्चर है, इस सिंगल स्ट्रक्चर को कहते हैं ग्रेनम। सिंगुलर है तो ग्रेनम वर्ड यूज करेंगे, और जब एक से ज्यादा ग्रेनम मिल जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ग्रेना। तो प्लूरल वर्ड इसका क्या होगा? ग्रेनम। ठीक, तो ग्रेनम इस तरह से प्रेजेंट रहेगा। जैसे हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, इसको ग्रेनम कहेंगे। इसकी जो एक सिंगल यूनिट है, दैट मीन सिंगल डिस्क है, इस सिंगल डिस्क को हम कहते हैं थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर है जहां पर फोटोसिंथेसिस की हाफ प्रोसेस कंप्लीट होती है। बाकी हाफ प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा में। तो फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रेना और स्ट्रोमा दोनों ही ऑर्गेनल्स जो हैं, दोनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होती है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर 2 तरह के स्ट्रक्चर की हमने बात की। क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन में 2 तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर इज स्ट्रोमा एंड सेकेंड स्ट्रक्चर इज ग्रेना।
पहले हम स्ट्रोमा के बारे में बात करेंगे। स्ट्रोमा को पिठिका कहा जाता है, आप इसे आधात्री वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रोमा प्रेजेंट रहेगा। स्ट्रोमा जो है ये लिक्विड या फ्लूइड होता है, द्रव होता है क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रोमा के अंदर कई तरह की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च ग्रेन्यूल, आप स्ट्रक्चर में देखेंगे क्लोरोप्लास्ट की तो उसके अंदर कुछ स्टार्च कणिकाएं पाई जाती हैं। ये जो स्टार्च कणिकाएं हैं ये स्टार्च को मींस कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का काम करती हैं, तो स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा ये जो स्ट्रक्चर है इसे आप याद रखिए, इन्हें कहा जाता है प्लास्टोग्लोब्यूल्स। प्लास्टोग्लोब्यूल्स या फिर प्लास्टोग्लोबुलाई। प्लास्टोग्लोब्यूल्स या प्लास्टोग्लोबुलाई जो हैं इनके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल्स। ऑस्मियोफिलिक ये भी स्टार्च ग्रेन्यूल्स की तरह ही होती हैं, लेकिन इन्हें ऑस्मियोफिलिक या फिर ऑस्मियम रागी कणिकाएं कहा जाता है। अब ऑस्मियोफिलिक ग्रेन्यूल्स या ऑस्मियम रागी कणिकाएं क्या होती हैं? पहले तो इन्हें ऑस्मियोफिलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको जब आप क्लोरोप्लास्ट को ऑस्मियम ऑक्साइड से स्टेन करते हैं तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये ग्रेन्यूल्स आपको ब्लैक कलर में नजर आती हैं, काले रंग की नजर आती हैं। तो ये ऑस्मियम के लिए कह सकते हैं हम ऑस्मियम लविंग स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको ऑस्मियम फिलिक कहते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, ये हेल्प करती हैं थाइलेकोइड के फॉर्मेशन में। तो यहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है कि प्लास्टोग्लोब्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, क्या फंक्शन है। तो प्लास्टोग्लोब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है कि ये थाइलेकोइड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। ये बात है स्ट्रोमा की। ये तो हमने कहा कि कौन कौन सी फूड स्टोरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं। अब आप जो चीज़ है वो याद रखें, जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज 70S राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में 70S राइबोसोम, आरएनए एंड डीएनए, जिसे हम ctDNA कहते हैं, ctDNA फॉर क्लोरोप्लास्ट डीएनए। तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 70S राइबोसोम होगा, आरएनए होता है, एमआरएनए एंड ctDNA प्रेजेंट होता है। ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं, ऑल ऑफ दीज 3 स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन फॉर्मेशन। क्या बनाती हैं ये स्ट्रक्चर्स? प्रोटीन बनाती हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए रिक्वायर्ड है फोटोसिंथेसिस, एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो जो प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, वो क्या होते हैं एक्चुअल में एंजाइम फॉर्म में पाए जाते हैं। और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर इम्पोर्टेंट केमिकल होता है एंजाइम, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। विदाउट एंजाइम्स कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, जैव रासायनिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो कौन रिक्वायर्ड है? एंजाइम। एंजाइम किस फॉर्म में होंगे? प्रोटीन फॉर्म में। और इन प्रोटीन को कौन बनाएगा? ये। और ये सारे स्ट्रक्चर्स कहाँ, ये सारे सब्सटेंसेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्ट्रोमा में। यहाँ पर एक चीज और आप याद रखें, जैसे कि हमने कहा प्लांट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, तो इसको आप थोड़ा समझें कि कोई भी यूकैरियोटिक सेल हुई, उस यूकैरियोटिक सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल में जिसके पास में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो कोई भी यूकैरियोटिक सेल हुई या प्लांट एक यूकैरियोटिक सेल है, तो उसके अंदर 80S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स तो 80S होते हैं। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो राइबोसोम्स है वो कौन से होने चाहिए? 80S। लेकिन हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर राइबोसोम्स है 70S। तो ये चीज याद रखें कि जो प्लांट सेल है या कोई भी सेल हो गई यूकैरियोटिक सेल, उसके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में, तो कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे? 80S, क्योंकि कोशिका द्रव्य में भी प्रोटीन बनेगा, साइटोप्लाज्म में भी प्रोटीन फॉर्मेशन होगा। तो वहां पर तो राइबोसोम्स कौन से मिलेंगे? 80S राइबोसोम्स मिलेंगे। लेकिन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के साथ में ही एक और ऑर्गेनेल याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिनके अंदर, कोशिका सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में ये दोनों ऑर्गेनेल्स होंगे।
इन दोनों ऑर्गेनेल्स के पास में ही क्या प्रेजेंट होते हैं, 70S राइबोसोम। 80S राइबोसोम के अलावा 80S राइबोसोम साइटोप्लाज्म में है और 70S राइबोसोम इन दोनों ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज याद रखें। अदरवाइज 70S राइबोसोम किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीज याद रखिए कि 70S राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये डिफरेंस याद रहेगा आपको। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे कि 70S राइबोसोम कहाँ होंगे, प्लास्टिड्स के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ये जो 70S राइबोसोम्स हैं ये हेल्प करते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन में, और इसीलिए यहाँ आप देखें कि राइबोसोम्स भी हैं, आरएनए भी है और डीएनए भी है। जैसे कि एक नॉर्मली सेल के पास में राइबोसोम, आरएनए और डीएनए होता है, वैसे ही सेल ऑर्गेनेल के पास में भी है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो क्लोरोप्लास्ट खुद से कर लेता है, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, इसीलिए दैट मीन्स ये अपने मोस्ट ऑफ फंक्शंस खुद कर सकता है, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। इसे कहते हैं हम ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। हिंदी में इसे हम कहेंगे स्वायत्त शासी कोशिकांग या स्वायत्त शासी अंग, क्योंकि ये खुद का फंक्शन खुद कर सकता है। अपने फंक्शंस के लिए प्रॉपरली न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है, काफ़ी हद तक न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा लेकिन प्रॉपरली डिपेंड नहीं करता है, इसलिए इसको क्या वो कहते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। तो प्लांट सेल के अंदर ऐसे दो सेल ऑर्गेनेल हैं विच आर ऑटोनोमस, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट एंड सेकेंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है एंड माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होगा। अब हम बात करते हैं ग्रेना के बारे में। जैसे कि हमने कहा ग्रेना जो है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, इस तरह से डिस्क के स्टेक्स होते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक डिस्क लगी हुई होती है, इस तरह से स्टेक बनता है। इसकी जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, सिंगल यूनिट है, सिंगल यूनिट को क्या कहा जाता है, थाइलेकोइड, और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रेनम। तो ये तो एक सिंगल स्ट्रक्चर तो कहलाएगी थाइलेकोइड, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, ग्रेनम। सिंगुलर ग्रेनम और प्लूरल होता है ग्रेना। तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। जो थाइलेकोइड है, जब हम थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, थाइलेकोइड इज ऑल्सो अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, मीन्स इसके अंदर भी क्या होती हैं, दो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होंगी। याद रखें दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं ये भी किसकी बनी हुई है, लाइपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। इनके अंदर भी लाइपोप्रोटीन पाया जाता है। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स की बात की है, वैसे ही ये भी किसकी बनी है, लाइपोप्रोटीन की। तो थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। थाइलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरह से कुछ कणिकाएं पाई जाती हैं। ये जो कणिकाएं हैं, इन कणिकाओं को कहते हैं क्वांटासोम्स। तो यहाँ से आप याद रखें क्वांटासोम्स क्या होते हैं। क्वांटासोम्स थाइलेकोइड के अंदर प्रेजेंट छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। हमने पहले क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा, देन ग्रेना, देन थाइलेकोइड, फिर थाइलेकोइड के अंदर क्वांटासोम। दैट मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट में स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, की डिस्कवरी की गई थी बाय पार्क एंड कोन। पार्क एंड कोन नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो क्वांटासोम एक्चुअल में क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्वांटासोम को यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शन भी कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया की इकाई, क्वांटासोम को कहेंगे प्रकाश अभिक्रिया की इकाई। लाइट रिएक्शन, यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे दो स्टेप्स में या दो प्रोसेस में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक प्रोसेस लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन के लिए पूरा कंप्लीट प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का, वो किसके थ्रू होगा, हमने कहा थाइलेकोइड के थ्रू होगा, पर थाइलेकोइड में भी किसके थ्रू होगा, क्वांटासोम। तो आप याद रखें यूनिट ऑफ लाइट रिएक्शन। जो क्वांटासोम्स हैं, क्वांटासोम्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 200 to 230 200 से 230 तक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एंड अराउंड 50 मॉलिक्यूल्स किसके प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के।
कैरोटीनॉइड्स के बारे में हम बात करेंगे। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो ये क्वांटासोम की स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई कि क्वांटासोम क्या होगा, 200 से 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल से और अराउंड 50 कैरोटीनॉइड से मिलकर बना हुआ होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेना। ग्रेना जो है, जैसे हमने एक ग्रेना की बात की है, इसी तरह से जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ऐसे बहुत सारे ग्रेना के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से फ्री नहीं होते बल्कि आपस में कनेक्टेड होंगे। तो कुछ इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं, एक लेमिला या एक पटलिका से ये कनेक्टेड होते हैं। ये जो लेमिला है या ये जो पटलिका है, इस पटलिका को क्या कहते हैं, ये याद रखें आप, दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा लेमिला या स्ट्रोमा लेमिनी इसको बोलते हैं। हिंदी में इसको कहा जाएगा स्ट्रोमा या पिटिका, पटलिका। तो एक वर्ड आप इसके लिए ये याद रखें। नेक्स्ट, जो स्ट्रोमा लेमिला है दो थाइलेकोइड को दो ग्रेनम को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, इसलिए इसे फ्रेट चैनल भी कहते हैं। तो आप याद रखें फ्रेट चैनल क्या होते हैं। फ्रेट चैनल मीन्स स्ट्रोमा लेमिला जो कि दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम करती है। ये जो फ्रेट चैनल है, इस फ्रेट चैनल को नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, वेयर के थ्रू दिया गया है। वेयर नाम के साइंटिस्ट ने फ्रेट चैनल वर्ड दिया। इसके अलावा स्ट्रोमा लेमिला के लिए हम एक वर्ड और यूज करते हैं, दैट इज इंटरग्रेनम। हम इसे इंटरग्रेनम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से दो ग्रेना को आपस में जोड़ने का काम किस का हो, क्या क्या नाम यूज कर सकते हैं हम, स्ट्रोमा लेमिला, फ्रेट चैनल एंड इंटरग्रेनम। आपको जनरली क्वेश्चन मिलेगा तो स्ट्रोमा लेमिला से कम मिल सकता है, बाकी फ्रेट चैनल से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आप याद रखें फ्रेट चैनल डिस्कवरी किसने की है, वेयर ने डिस्कवरी की है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर होती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन्स होती हैं और दो तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, फर्स्ट स्ट्रोमा देन ग्रेना। स्ट्रोमा फ्लूइड है, उसके अंदर खुद का 70 राइबोसोम, डीएनए, आरएनए प्रेजेंट होगा, स्टार्च ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगी, ऑस्मोफिलिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगी। जबकि जो ग्रेना है, ग्रेना क्या होता है, लाइट रिएक्शन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन होता है। ग्रेना के अंदर थाइलेकोइड्स होंगे, थाइलेकोइड्स में क्वांटासोम्स होंगे जो कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। तो जो लाइट ट्रैप होती है वो लाइट कहाँ पर ट्रैप होती है, ग्रेना में। दैट मीन्स ग्रेना लाइट रिएक्शन में हेल्प करता है। लाइट ट्रैप होने के बाद में जो ग्लूकोज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, स्ट्रोमा में। तो जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा CO2 से ग्लूकोज बनाने का काम करता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस की, कि क्लोरोप्लास्ट के फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या क्या हैं। तो देखें कुछ फंक्शंस की, कुछ कार्यों की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, पिगमेंट कंटेन करना। पिगमेंट या वर्णक कंटेन करेगा तो ये क्या करेगा, कलर प्रोवाइड करेगा, रंग देगा प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे कि क्लोरोफिल है तो उसकी वजह से ग्रीन कलर मिल जाता है, कैरोटीन्स होते हैं रेड येलो कलर मिल जाता है, ज़ैंथोफिल्स ब्राउन येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो जो अलग अलग कलर्स मिल रहे हैं प्लांट को, तो वो किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोप्लास्ट या हमने कहा क्रोमोप्लास्ट की वजह से भी। सेकेंड फंक्शन क्या हो गया, फूड को स्टोर करना, फूड स्टोरेज या भोजन को संग्रहित किया जाएगा, तो ये भी इसका फंक्शन हो गया। भोजन संग्रहण का जो कार्य है वो कब होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के बाद में जो फूड बनेगा वो क्या किया जाएगा, इस तरह से क्लोरोप्लास्ट में प्लस ल्यूकोप्लास्ट में भी, अवर्णी लवकों में भी स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का स्थल होता है, क्योंकि यहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है कंप्लीटली। पूरी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण स्थल। अब ये सारे फंक्शंस तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन आप याद रखिए, जो C3 प्लांट्स होते हैं, इनके बारे में हम फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में पढ़ेंगे कि C3 प्लांट्स क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स आर C3 प्लांट्स, ज़्यादातर पौधे किस तरह के होते हैं, C3 प्लांट। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं,
इन C3 प्लांट्स के अंदर एक फोटोसिंथेसिस के अलावा भी एक प्रोसेस होती है जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटो रेस्पिरेशन। तो जो फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ये प्रोसेस या इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रकाश श्वसन। फोटो रेस्पिरेशन या प्रकाश श्वसन की जो प्रोसेस है ये भी कहाँ पर होती है, क्लोरोप्लास्ट में। नॉट ओनली क्लोरोप्लास्ट, ये माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सिसोम्स में यानी कि 3 ऑर्गेनल्स के अंदर भी होती है। जब हम फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेंगे देन हम फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है। तो ये कुछ फंक्शंस होते हैं क्लोरोप्लास्ट के जो कि क्लोरोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं आफ्टर दिस क्लोरोप्लास्ट। हमने कहा क्लोरोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करेगा। कलर प्रोवाइड करेगा तो कलर किसकी वजह से मिलेंगे, पिगमेंट्स की वजह से मिलेंगे। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की डिटेल स्टडी के लिए आप मेरी अगली क्लास देखें जिसके अंदर हम कंप्लीटली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर कैसी है, उसके बारे में, उनका नेचर कैसा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखें, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या वर्णक क्या हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या वर्णक जो हैं इनके 2 फंक्शंस हैं। फंक्शंस आप जरूर याद रखें। पहला फंक्शन तो क्या हो गया, कलर प्रोवाइड करना, रंग देना। और दूसरा फंक्शन क्या होता है, लाइट एब्जॉर्प्शन। क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के अंदर मेन काम होता है लाइट को एब्जॉर्ब करना या प्रकाश का अवशोषण करना। इसे हम इस तरह से भी कहते हैं कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो वो काम किसका होता है, पिगमेंट्स का होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट होंगे और पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे कि एनर्जी मिलती है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन दोनों फंक्शन होंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक, और दूसरे होते हैं एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स या सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक। मेन है, दैट मीन्स मेन फंक्शन करेगा। तो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं किसको, क्लोरोफिल को। क्योंकि क्लोरोफिल हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स करते हैं, और ग्रीन प्लांट्स ग्रीन क्यों है, क्लोरोफिल की वजह से या फिर पर्णहरित की वजह से। पर्णहरित इसलिए कहा क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी लीव्स में प्रेजेंट होती है और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस भी लीव्स में ही होता है, इसलिए इसको हमने क्या कहा, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है, दिस इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा कि अलग अलग कलर की लाइट्स होती हैं जो कि सनलाइट के थ्रू आती हैं। उनमें से जो ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम है, ब्लू और रेड स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। बट क्लोरोफिल भी कोई एक टाइप का नहीं होता। क्लोरोफिल को टोटल 5 टाइप्स में डिवाइड किया है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, सी, डी एंड ई। जो सबसे पहले है ये क्या होगा, सबसे ज्यादा डार्क कलर प्रोवाइड करेगा, ग्रीन कलर, और उसके बाद में धीरे धीरे जो कलर की क्वांटिटी है वो कम होती चली जाती है। दैट मीन्स क्लोरोफिल ई येलोइश कलर प्रोवाइड करता है। तो जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमने कहा क्लोरोफिल है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, लेकिन उसके अंदर भी क्लोरोफिल ए क्या होता है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बिकॉज जो ब्लू और रेड लाइट है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है, तो उसको एब्जॉर्ब करने का फंक्शन किसका होगा, क्लोरोफिल ए का। अदरवाइज जितने भी क्लोरोफिल्स हैं प्लस एसेसरी पिगमेंट्स के अंदर हम इंक्लूड करते हैं कैरोटीनॉइड्स को, जो कि जनरली ब्राउन कलर, रेड कलर एंड येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। तो कैरोटीनॉइड्स प्लस फाइकोबिलिन्स को, फाइकोबिलिन्स जो कि जनरली रेड कलर एंड ब्लू कलर प्रोवाइड करते हैं।
एंड टेरिडन्स को, इन सबको हम किस में इंक्लूड करते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स में इंक्लूड किया जाता है। अब एसेसरी पिगमेंट्स क्या हैं? इसके अलावा जो क्लोरोफिल बी सी डी ई हैं वो भी क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट्स का फंक्शन क्या है? एसेसरी पिगमेंट्स भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बट जो भी लाइट ये एब्जॉर्ब करेंगे इस लाइट को ये किसको दे देंगे? क्लोरोफिल ए को। तो जो मेन फंक्शन है लाइट एब्जॉर्ब करने का और लाइट रिएक्शंस को कंप्लीट करने का, वो फंक्शन किसका होता है? क्लोरोफिल ए का। क्लोरोफिल ए मैक्सिमम ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और जो बाकी एसेसरी पिगमेंट्स हैं ये सभी एसेसरी पिगमेंट्स लाइट को अदर जो वेवलेंथ है लाइट की उनको एब्जॉर्ब करके किसको देंगे? क्लोरोफिल ए को देंगे। तो ये होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ये हमने बहुत ब्रीफ में इसको समझा है, बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरी नेक्स्ट क्लास देखें। तो ये तो होते हैं क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में क्या क्या चीज़ें अभी तक हमने पढ़ ली हैं। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में सबसे पहले ये पढ़ा है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों को बनाया जाता है। कार्बनिक पदार्थ बायोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं जो कि फूड फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, और फूड फॉर्म में स्टोर होकर ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है वो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इसके बाद में हमने ये पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हमने कहा कोई भी प्रोसेस है तो उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स की हम बात करते हैं, तो क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो हमने बात की है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एक तो रिक्वायरमेंट है सनलाइट की। सनलाइट को हम सोलर एनर्जी भी कह सकते हैं, सौर ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो एक तो रिक्वायरमेंट किसकी है? सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा की। इसके बिना काम नहीं होगा फोटोसिंथेसिस का। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है, किसकी रिक्वायरमेंट है? फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि लाइट तो मिल जाएगी बट उस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? वर्णक या पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट किसकी है? पिगमेंट्स की। इसके अलावा भी क्योंकि ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है? एंजाइम्स की। एंजाइम्स के बिना कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं हो सकती है। अगर होगी तो वो इतना स्लो होगी कि बहुत टाइम में जाकर फिनिश होगी। तो एंजाइम्स जो हैं ये मेन होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को करने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये पढ़ने वाले हैं कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हाउ, कैसे होगी। दैट मीन्स हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में, उसकी क्रियाविधि के बारे में कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किस तरह से होती है, कैसे कंप्लीट होती है। तो आप देखें फोटोसिंथेसिस के बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में ये बात की है कि जो फोटोसिंथेसिस है इसके अंदर प्लांट्स या ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उससे फूड या ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। यहाँ पर आप एक और डेफिनेशन यहाँ याद रखें, जो फोटोसिंथेसिस है वो एक्चुअल में एनर्जी कन्वर्जन की या एनर्जी चेंज करने की प्रोसेस है, एक्सचेंज करने की प्रोसेस है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट यूज होगी और सनलाइट जो है हम उसे सोलर एनर्जी भी तो कह सकते हैं। तो सोलर एनर्जी या फिर सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा को प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद में पिगमेंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। देन एक पूरी प्रोसेस होती है और जो सोलर एनर्जी है इस सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। ये जो रासायनिक ऊर्जा है ये रासायनिक ऊर्जा एक्चुअल में एटीपी एंड NADPH2 की फॉर्म में आती है। ATP NADPH2 इन्हें एनर्जी करेंसी कहा जाता है, बिकॉज जो भी प्लांट में, एनिमल में, किसी भी सेल के अंदर एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में होती है? ATP NADPH2, दोनों एक केमिकल्स हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड है? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसके अंदर सोलर एनर्जी को, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में।
फिर ये जो केमिकल एनर्जी है दैट मीन्स एटीपी और NADPH2 ये क्या करते हैं, CO2 को यूज करते हुए ऑर्गेनिक मैटर मीन्स ग्लूकोज बनाते हैं। तो हम जब मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो हमारे पास में दो चीजें आई हैं। पहली चीज सोलर एनर्जी को कैसे ट्रैप किया जाएगा, कौन ट्रैप करेगा ये हम पढ़ चुके हैं, बट कैसे ट्रैप होगा इसके बारे में बात करेंगे। फिर उस सोलर एनर्जी को कैसे ATP में कन्वर्ट किया जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर ये जो केमिकल एनर्जी है ये यूज की जाती है फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन, ग्लूकोज बनाने में। जो ग्लूकोज है यही क्या है, हमारा एंड प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है या फिर ऑर्गेनिक मैटर है। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाएगा, ये पूरी प्रोसेस होगी। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर सोलर एनर्जी को लेके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा, तो ट्रैप करने का काम किसका है, पिगमेंट्स का। लेकिन कैसे ट्रैप किया जाएगा वो चीजें हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, मैकेनिज्म के अंदर। फिर ट्रैप करने के बाद में सौर ऊर्जा को लेने के बाद में कैसे ATP बनेगा और फिर कैसे ग्लूकोज बनेगा। तो पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दो स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। एक स्टेप होती है जिसके अंदर सोलर एनर्जी को ट्रैप करके ATP बनाया जाता है, सौर ऊर्जा को लेकर ATP NADPH2 बनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और दूसरी स्टेप होती है जिसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, इसे हम बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म, फोटोसिंथेसिस की क्रियाविधि मींस फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस किस तरह से होगी। फोटोसिंथेसिस की कंप्लीट प्रोसेस को 2 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेप या जो फर्स्ट रिएक्शन होती है उसे कहते हैं लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया जो है ये लाइट की प्रेजेंस में होती है। फोटोसिंथेसिस है तो लाइट की प्रेजेंस में होगी प्रोसेस। तो ये कंप्लीटली लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट पर पूरी तरह से डिपेंड करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से दूसरी जो रिएक्शन होती है इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप होगी दैट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन या अंधकार अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आप याद रखें। लाइट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, अगर लाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शंस कंप्लीट नहीं होंगी। बट डार्क रिएक्शन ऐसी नहीं है कि लाइट मीन्स डार्क है तभी ये प्रोसेस होगी, रात में या अंधेरे में ये प्रोसेस होगी, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस दिन में ही होती है या फिर अंधेरे में भी हो सकती है। दैट मीन्स ये लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस पर, प्रकाश की उपस्थिति अनुपस्थिति पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इसका होना किसी भी तरह से लाइट पर डिपेंड नहीं करता है। लाइट रिएक्शन सबसे इनिशियल स्टेज में होती है। लाइट रिएक्शन में होता क्या है, जो सनलाइट है, जो सोलर एनर्जी है, उसको यूज किया जाता है और ATP का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट रिएक्शन को बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन भी। तो लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फोटोकेमिकल में फोटो मीन्स लाइट, क्योंकि लाइट को ट्रैप कर रहे हैं, और केमिकल मीन्स किसका फॉर्मेशन किया जा रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, NADPH2 मीन्स केमिकल एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, प्रकाश रासायनिक या फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हिल, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड हिल रिएक्शन या फिर हिल अभिक्रिया, क्योंकि डिस्कवरी किसने की थी इसकी, रॉबर्ट हिल ने। तो ये भी साइंटिस्ट आप याद रखें। हिल रिएक्शन कौन सी है, लाइट रिएक्शन से है, क्योंकि डिस्कवरी रॉबर्ट हिल ने की है। डार्क रिएक्शंस की हमने बात की कि लाइट इंडिपेंडेंट है, मींस लाइट पर डिपेंड नहीं करती है। डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट पर डिपेंड नहीं करती है, लाइट इंडिपेंडेंट है, मींस लाइट प्रेजेंट हो या एब्सेंट हो ये रिएक्शन होगी, लेकिन होगी तभी जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हो। दैट मींस ATP या NADPH2 का फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद में ही डार्क रिएक्शंस होती हैं। डार्क रिएक्शंस में किया जाता है, जो CO2 है उस CO2 को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज एक बायोमोलिक्यूल है, इसलिए
डार्क रिएक्शन को बायो सिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, या हिंदी में इसको हम कहेंगे जैव संश्लेषण प्रक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एक बायोमोलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। CO2 को ट्रैप किया जा रहा है, CO2 को फिक्स किया जा रहा है, या CO2 को हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाकर उसका एसिमिलेशन या स्वांगीकरण किया जा रहा है, उसका अपचयन किया जा रहा है। इसलिए डार्क रिएक्शन को लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एसिमिलेशन, या फिर इसको हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड स्वांगीकरण रिएक्शन, स्वांगीकरण प्रक्रिया। एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 को फिक्स करना, उसका अपचयन या रिडक्शन करना। तो CO2 एसिमिलेशन का जो काम है वो किसमें होगा, डार्क रिएक्शन। ये वर्ड भी आप याद रखें, बायोसिंथेटिक भी आप याद रखें। डार्क रिएक्शन से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इस तरह के वर्ड से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड लास्ट वन, जो डार्क रिएक्शन है उनके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ब्लैकमैन रिएक्शन, क्योंकि डिस्कवरी किसने की है, ब्लैकमैन ने, इसलिए इनको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये है लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट उसका मैकेनिज्म होता है, बिकॉज लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लार्जेस्ट प्रोसेस होती हैं जिन्हें कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगता है। ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है इन्हें हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं, तो आप नेक्स्ट क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी फोटोसिंथेसिस के पर्पज से। जब भी आप फोटोसिंथेसिस या कोई भी ऐसी प्रोसेस पढ़ते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप सारा एक साथ पढ़ेंगे तो वो आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो हमने स्टेप बाय स्टेप फोटोसिंथेसिस पढ़ा है, अब हम आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास आप ज़रूर देखें, उसे मिस ना करें। और फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सभी अपडेट्स मिल सकें।